मुस्लिम दुनिया के वो अजीम लीडर जिनका नारा आज़ादी था, मुल्क की पॉलिसी में आज़ादी, अपने फैसलों में आज़ादी। ये लोग कभी भी किसी का दबाव नहीं चाहते थे। ये चाहते थे हम लोग अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहें, अपने फैसले अवामी राय से करें। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम लोग अपने ही मुल्क में आज़ाद नहीं है, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। बैरूनी साजिशें और ताकतें हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहती है। इनकी ख्वाहिश थी जैसे हम चाहते हैं वैसे रहें, और ये साजिशें इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं थी। ये लोग बैरूनी ताकतों के खिलाफ डट गए। फिर इन लोगों का अंजाम भी इबरतनाक हुआ, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में आज़ादी के लिए नारा लगाने वालों के साथ हो रहा है। इन्हें आलमी साजिशों ने रास्तों से ही हटा दिया। दोस्तों, तारीख में जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई उसका अंजाम बुरा ही हुआ। वो जनाब सदर जिया-उल-हक हो या मुअम्मर कज़ाफी, सद्दाम हुसैन हो या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, सबका अंजाम एक जैसा ही था। अमेरिका को आंखें दिखाने वाले किसी भी लीडर की मौत तभी नहीं हुई। आज के वीडियो में हम ऐसे 4 रहनुमाओं का जिक्र करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको अमेरिका ने साजिशों के तहत मरवाया। नंबर 1, जनरल जिया-उल-हक। जिया-उल-हक 1924 में जलंधर में एक किसान के घर पैदा हुए। जलंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की और 1945 में फौज कमीशन मिला। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमत सरअंजाम दी। आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज हुए। 1973 में मेजर जनरल और 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए। फिर इस तरह कोर कमांडर बन गए। 1 मार्च 1976 को पाक आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। 17 अगस्त 1988 को जनरल जिया-उल-हक बहावलपुर के करीब टामी वाली फायरिंग रेंज में अमेरिकी साख्ता M1A1 और मुकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक को आजमाइशी तौर पर देखने आए। बहावलपुर एयरपोर्ट से इनके तैयारे ने 3:31 पर उड़ान भरी। सदर जिया-उल-हक के साथ अमेरिकी साख्ता C-130 में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल अख्तर रहमान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अफजल, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन के अलावा पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी सफीर भी शामिल थे। तैयारे ने उड़ान भरी ही थी कि कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की फिजाई हदूद में एक जोरदार धमाका सुना गया और इस तरह जनरल जिया-उल-हक का तैयारा मलबे का ढेर बन गया। तैयारे में मौजूद कोई अफराद भी जिंदा ना बच सका। सब के सब राख का ढेर बन गए और आज भी यही राय रखी जाती कि बकायदा इस तैयारे को प्लानिंग करके उड़ाया गया और फिर प्लानिंग करके इस तैयारे को जनरल जिया-उल-हक समेत लुकमा अजल बनाया गया। नंबर 2, शाह फैसल। फैसल बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। फैसल ने नौजवानी की उम्र में ही बड़े कारनामे सरअंजाम देना शुरू किए। हिजाज शाह फैसल ने ही फतह किया था। 1980 में उन्हें हिजाज का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1954 में यमन के खिलाफ जो कामयाब फौजी कार्रवाई की गई थी वो शाह फैसल की मिजाजी में की गई थी। वो यमन में बंदरगाह हदीदा तक भी पहुंच गए थे। अगर इब्ने सऊद जंगबंदी पर राजी ना होते तो शाह फैसल बासानी से बाकी यमन भी फतह कर लेते। शाह फैसल बचपन से ही इस्लाम पसंद थे, लेकिन शाह फैसल का अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ था। 25 मार्च 1975 के रोज शाह फैसल सऊदी अरब के लोगों से मिल रहे थे। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाद कुवैती वफद से बातचीत में मसरूफ थे। जब वफद की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाद को भूसा देने के लिए आगे बढ़े। इसी वक्त भतीजे ने अचानक रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार डाली। भतीजे ने पहली गोली गर्दन और दूसरी सर के पास मारी। शाह फैसल के एक मुहाफिज ने फैसल बिन मसाद पर तलवार का वार करना चाहा तो वहाँ पर मौजूद मुल्क के वजीर पेट्रोलियम ने गार्ड से चिल्लाकर कहा कि शहजादे को कत्ल ना करना। फैसल बिन मसाद इस दौरान इत्मीनान से वहीं पर खड़े रहे और गार्ड ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहां से रुखसत हो गए। नंबर 3, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाली शहर तकरीत के एक गरीब खानदान में पैदा हुए। वालिद की वफात के बाद उनकी वालिदा ने अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गाँव में रिहाइश इख्तियार कर ली। कुछ सालों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव कुछ अच्छा ना था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई थी। मोहल्ले के बच्चे सद्दाम हुसैन का मजाक भी उड़ाया करते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीर में अपने चचा के साथ रहने लगे। 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया की बादशाहत के खात्मे के बाद मुल्क पर तशद्दुद और बहरान का आगाज हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दिहाई काफी अहम तरीन साबित हुई। सद्दाम हुसैन पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और चचा के करीबी रिश्तेदार उनके एक करीबी दोस्त बनने में कामयाब हो गए। 1968 में इनकी पार्टी इक़्तिदार में आई। सद्दाम हुसैन के सीनियर पार्टी रहनुमा इराक के नए सदर बन गए। 1979 में सद्दाम हुसैन सदारत के तहत पर आ गए। फरवरी 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया।
इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को सदाम हुसैन और इनके बेटे समेत इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सदाम हुसैन के बेटे को अमेरिकी फौजी ने वहीं पर कत्ल कर दिया और सदाम हुसैन को पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी कवरेज के जरिए 3 नवंबर 2003 को इतवार की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे फांसी की सूली पर चढ़ाया गया। फांसी से पहले सदाम हुसैन को 148 कत्ल के इल्जाम में अमेरिका की हिमायत के तहत जज ने मौत सुनाई। नंबर 4, मुअम्मर कज़ाफ़ी। मुअम्मर कज़ाफ़ी 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा रहे। वो 7 जून 1942 को पैदा हुए। मुअम्मर कज़ाफ़ी को अफ्रीकी इत्तेहाद जिसमें 53 अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं, उनका सदर चुना गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इल्जाम आयद किया था कि इन्हें मारने की साजिशें रचाई जा रही है। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि मैंने 40 साल या उससे भी ज्यादा अरसा हुकूमत की, जिसमें लोगों को घर, अस्पताल, स्कूल और भूख की हालत में उन्हें खुराक देने में कोई कसर न छोड़ी। अब मुझे फौजी तारीख की सबसे बड़ी ताकत के हमले का सामना है। ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे मरने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुझे अपने लोग, अपने बच्चों और अपने मुल्क के लिए मरना भी पड़ा तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी इस जंग के जरिए नेटो फौज के ममालिक को बता देना चाहता हूँ कि मैं इन हमलों और इनके जुल्म का डटकर मुकाबला करूंगा। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 2011 में हमला आवरों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और info@adnan चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।